ये दो बीमारियां ऐसी हैं जो बड़ा बांझपन का कारण बन जाती हैं। 13 साल से लेकर के 40 साल की महिलाओं के बीच पाई जाने वाली ये बीमारी है और हर चौथी लड़की, पांचवी लड़की इसका शिकार है। जितनी भी लाइफस्टाइल डिजीजेस हैं उनको आप कंट्रोल कर सकते हैं, उनका कंप्लीट क्योर नहीं है, तो इसका भी कोई क्योर नहीं है। इसकी 50% कंट्रोल आप अपने खान पान, रहन सहन, वातावरण में परिवर्तन करके कर सकते हैं। पीसीओडी या पीसीओएस जो बीमारी है वो सिर्फ आपको माँ बनने से नहीं रोक रही है, आपके पीरियड्स को सिर्फ इरेगुलर नहीं कर रही है, आपको ओवरवेट नहीं कर रही है। ये बीमारी आगे चल के आपकी लाइफ में उन जगहों पे जहाँ आपको बाल नहीं होने चाहिए वहाँ बाल आ रहे हैं, वो सेकंड लक्षण होता है। पहला लक्षण होता है पीरियड्स का ओवरड्यू होके आना। 30 क्रॉस करते हुए अराउंड 60% पेशेंट्स पीसीओडी के डायबिटिक हो जाते हैं और एक बार मेनोपॉज होता है उसके बाद से उनको हार्ट और ब्लड प्रेशर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। नमस्कार, हमारे चैनल चर्चा में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आज हमारी चर्चा आज की लड़कियों और महिलाओं में होने वाली एक कॉमन बीमारी के बारे में होगी जो इनफर्टिलिटी का सबसे बड़ा कारण है, पीसीओएस और पीसीओडी। ये दो बीमारियां ऐसी हैं जो बड़ा बांझपन का कारण बन जाती हैं और लोगों को पता भी नहीं चलता है कि उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। इसके प्रति जागरूकता कैसे आए, इस बीमारी का कारण क्या है, इसका निदान कैसे हो, इसके लिए आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं डॉक्टर सीमा पांडे जो मशहूर गायनेकोलॉजिस्ट हैं और इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हैं। सीमा जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। ये पीसीओएस और पीसीओडी, ये दो बीमारियां आजकल कॉमन सुनने में आ रही हैं, विशेषकर लड़कियों में हो रही हैं और इनफर्टिलिटी का कारण भी बन रही हैं। तो ये दोनों बीमारियां हैं क्या, दोनों में फ़र्क क्या है और क्यों होती है, निदान क्या है, इस पर ही हमको आज चर्चा करनी है। तो पहले तो ये बताइए कि दोनों में फ़र्क क्या है। तो दर्शकों को आपके माध्यम से मैं बताना चाहती हूँ कि पीसीओडी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ और पीसीओएस पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, ये दोनों एक ही बीमारी के दो नाम हैं। कुछ लोग उसको पीसीओडी के नाम से बुलाते हैं, कुछ उसको पीसीओएस के नाम से। इसके पीछे रीज़न ये है कि ये बीमारी जब शुरू में इसका पता चला था तो ये सोचा गया था कि ये हमारे ओवरीज से रिलेटेड है। हमारे ओवरीज में हमारे जो एग्स थे वो मैच्योर ना होकर के इकट्ठे होकर के ऐसे दिखाई पड़ते थे जैसे ओवरी ने काले मोतियों की माला पहन रखी है। तो कोई भी चीज़ अल्ट्रासाउंड पे जो पानी होती है लिक्विड, वो ब्लैक दिखता है और ये राउंड होता था, तो इसको पीसीओडी बोलते हैं। सिस्ट मतलब कोई भी चीज़ काली और गोल अगर अल्ट्रासाउंड पे दिख रही है तो पीसीओडी कहा जाने लगा। लेटर ऑन ये रियलाइज़ हुआ कि पीसीओडी सिर्फ हमारी ओवरीज या मेंस्ट्रुएशन से रिलेटेड नहीं है, ये हमारी ओवरऑल टोटल हेल्थ और हमारे शरीर के कई अंगों को अफेक्ट करती है। तो जब भी कोई बीमारी में लक्षणों का समूह होता है और अफेक्टेड अंगों का समूह होता है, उसको हम सिंड्रोम कहते हैं। बिल्कुल। तो बस वो सिंड्रोम हो जाता है। तो पीसीओएस पीसीओडी एक ही बीमारी के दो नाम हैं। आज की तारीख में कॉमनेस्ट हार्मोनल डिस्टर्बेंस हमारे लड़कियों और महिलाओं में स्पेशली 13 साल से लेकर के 40 साल की महिलाओं के बीच पाई जाने वाली ये बीमारी है और हर चौथी लड़की, पांचवी लड़की इसका शिकार है। तो ये जो बीमारी होती है इसका एक्चुअली कारण क्या है? क्योंकि हमने बचपन में नहीं सुना था इसका कभी नाम, तो ऐसा लग रहा है कि ये इधर ज़्यादा स्प्रेड हुई है। तो इसका बेसिक कारण क्या है, क्यों हो रही है ये आपने बिल्कुल सही बात की। इनफैक्ट जब हम पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे थे तभी भी ये एक छोटे पैराग्राफ में पीसीओडी के बारे में हम बात करते थे और आज की तारीख में इसने एक एंडेमिक पैंडेमिक का रूप ले लिया है। ये बीमारी अमेरिका के और इंडिया के हमारे ओवरवेट ओबीज बच्चों से लेकर के कोरियन, जापानीज़ जो एकदम थिन होते हैं, वो सारे लोग, मतलब कहने का कि एकदम हेल्दी से लेकर के एकदम पतले लोगों में होती है, एक्सट्रीम हेयरी लोगों से लेकर के फुल्ली एकदम प्लेन जिनको एक भी एक्स्ट्रा हेयर नहीं होता है, उन सब
को हो रही है। तो ये बीमारी पूरे ग्लोब में बहुत ज़्यादा तेज़ी से हो रही है। बेसिकली ये बीमारी एक तरह का प्रिवेंशन थी। ये बीमारी की जो शुरुआत हुई थी, अगर इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, तो ये जो बीमारी है ये एक तरह की जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, मान लीजिए कि आपकी माँ को पीरियड्स इरेगुलर थे, आपकी सिस्टर को पीरियड्स इरेगुलर थे, या आपके डैड को या आपके ब्रदर को ब्लड प्रेशर शुगर की बीमारी है, तो आपके में इसको होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो ये जेनेटिकली प्रीडिस्पोज लोगों में लाइफस्टाइल रिलेटेड बीमारी है। इसको लाइफस्टाइल डिजीज़ कहते हैं, जैसे शुगर, हार्ट, ब्लड प्रेशर होता है, तो उसी तरह की ये बीमारी है। तो जितनी भी लाइफस्टाइल डिजीज़ेस हैं उनको आप कंट्रोल कर सकते हैं, उनका कंप्लीट क्योर नहीं है। तो इसका भी कोई क्योर नहीं है। इसकी 50% कंट्रोल आप अपने खान पान, रहन सहन, वातावरण में परिवर्तन करके कर सकते हैं। और ये बीमारी इतनी तेज़ी से बढ़ी, इसके 2 पार्ट होते हैं। इस बीमारी का एक मेटाबॉलिक एस्पेक्ट होता है, एक हार्मोनल एस्पेक्ट होता है। हार्मोनल एस्पेक्ट में इस बीमारी में आपकी लड़की की बॉडी में मेल हार्मोन बढ़ जाता है। और ये बीमारी लड़की जब माँ के पेट में थी तभी डिसाइड हो गया था कि इसको होना है, और जब वैसी सिचुएशन मिली तो ये फ्लेयर हो गई। ठीक है। और दूसरा पार्ट है मेटाबॉलिक इन द सेंस कि हमारी बॉडी में एक इंसुलिन नाम का हार्मोन होता है, जो आपने सुना होगा, शुगर के पेशेंट को इंसुलिन लगती है। वो इंसुलिन हार्मोन के लिए हमारी बॉडी एकदम उसको रिस्पॉन्ड करना बंद कर देती है, उसके लिए रेजिस्टेंट हो जाती है। ये जो डायबिटीज़ की बीमारी है जो इंडिया में है, इंडिया डायबिटीज़ कैपिटल है वर्ल्ड का, तो हमको जो डायबिटीज़ होती है ये इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से होती है। मतलब 10 ग्राम ग्लूकोज को या खाने को पचाने के लिए अगर एक नॉर्मल व्यक्ति में 1 माइक्रोग्राम चाहिए, तो जिनको रेजिस्टेंस होती है उसके में 10 माइक्रोग्राम चाहिए। तो बॉडी को ज़्यादा इंसुलिन बनाना पड़ता है। वो इंसुलिन हमारी बॉडी में बहुत सारे डिस्टर्बेंसेस करती है और उस हमारे हार्मोनल डिस्टर्बेंस को और बढ़ा देती है। तो ये दोनों एस्पेक्ट मिल करके पीसीओडी का कंप्लीट सिम्टम्स बनाते हैं, जिस पे हम आगे आएंगे। तो इस पे थोड़ा सा हम बीच में आपको इंटरप्ट कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो ये बीमारी होती है एक्चुअली उसके लिए इटसेल्फ कोई लड़की कारण नहीं है। यदि जेनेटिक है तो शायद माता पिता की लाइफस्टाइल यदि सही हो, उनको कोई डिजीज़ नहीं हो, तो उनके होने की संभावनाएं कम हो जाती हैं। दोनों रिस्पॉन्सिबल है, दोनों रिस्पॉन्सिबल एकदम। अगर माता पिता, एकदम सही कहा कि पेट में उसको वो प्रीडिस्पोजिशन मिला, क्योंकि माता की लाइफस्टाइल खराब थी। बिल्कुल। माता का खान पान, रहन सहन अच्छा नहीं था। वो बच्चे जो पेट के अंदर कमज़ोर होते हैं वो आगे जाके उनको ये बीमारी होती है। जो लार्ज फॉर डेट होते हैं, किसी भी तरह मेल हार्मोन मिक्स्ड, वो पूरा एटमॉस्फेयर मिलाया जिसको हम कहते हैं, वो अंदर का एनवायरनमेंट हो जाए, तो वो होता है। और इसका एक पॉलीजेनेटिक, जो इसका जेनेटिक वो है, इनहेरिटेंस है, वो मेंडेलियन नहीं है। जैसे आपने सुना होगा क्वीन विक्टोरिया को हीमोफीलिया था उनकी फैमिली में, तो वो सबको जनरेशन वाइज, या थैलेसीमिया है, जनरेशन वाइज जाता है। पीसीओडी ऐसा नहीं है। पीसीओडी डायबिटीज जैसा है। आपके मॉम को है, डैड को है, दोनों को है, आपको 100% होना है। लेकिन ज़रूरी नहीं है। अगर आपने अपना खाना पीना ठीक करा, अपना लाइफस्टाइल सही किया, तो ये नहीं होगा। इसी तरह ये लड़कियां हैं जो जेनेटिकली प्रीडिस्पोज्ड हैं, अगर इनकी लाइफस्टाइल में वो फैक्टर्स नहीं आएंगे तो इनको पीसीओडी को कंट्रोल हो सकता है, नहीं प्रेजेंट करे सिम्टम्स के रूप में, ये हो सकता नहीं। ये बात तो एक बात निकल के सामने आई है कि जो आजकल के बच्चे हैं, लड़कियां हैं स्पेशली, लाइफस्टाइल ख़राब हो गई है। लड़के लड़कियां दोनों की हुई है, लेकिन चूंकि हम लोग गैनी के संदर्भ में बात कर रहे हैं, तो लड़कियों की भी लाइफस्टाइल ख़राब हो गई है। एक तो हार्डवर्क ख़त्म हो गया है, काम नहीं करती हैं। दूसरा ये है कि आप देखिएगा तो खाने पीने के नखरे बहुत हो गए हैं। फास्ट फूड खाना, जो पिज्ज़ा है, बर्गर है, उस पर ध्यान ज़्यादा है। जो कंप्लीट फूड होता है, दाल चावल रोटी सब्जी, जो एक हम लोग के यहाँ हेल्दी डाइट होती है, वो आजकल के बच्चे नहीं खा रहे हैं। कोई हो, लड़की हो, लड़का हो, जो भी हो। तो एक तो ये है, एक्सरसाइजेस कम हो रही हैं, गुस्सा बहुत हो गया आजकल के बच्चों में, है ना। अब वो गुस्सा लड़के लड़कियों दोनों में आ रहा है।
चूँकि हमारे जो बच्चे हैं, तो आप जो कहना चाहती हैं, मेरे ख्याल से दर्शकों को हम यही समझाना चाहते हैं कि लाइफस्टाइल का मतलब यही है कि यदि लड़कियां एक्टिव रहें, वर्कआउट अच्छा करें, खाना पीना बहुत अच्छा खाएं और थोड़ा सा स्ट्रेस फ्री रहें, तो पीसीओडी से वो बच सकती हैं। क्या? बिल्कुल सही बात है कि ऐसा हो सकता है, लेकिन आप ये भी तो सोचिए, हर बच्चा उस उम्र में ऐसा है। कोई भी, हम भी अपनी उम्र में थे, हमें अवेलेबल नहीं था। हाँ, अवेलेबिलिटी इसमें एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि हमारी फिंगर टिप पे ये खाना अवेलेबल नहीं था। हम भी अपने माँ के घर बनाए खाने में रोज़ दाल रोटी में कुछ ना कुछ वो निकालते थे, लेकिन हमारे पास चॉइस नहीं थी। इन बच्चों के पास चॉइस है, इसलिए खा रहे हैं। तो ये जितना ज़्यादा वेस्टर्नाइजेशन ऑफ हमारा डाइट हो जा रहा है, ईजी अवेलेबिलिटी, मैं कहती हूँ कि भगवान ने हमको खटने के लिए और सिर्फ कंदमूल खाने के लिए पैदा किया था, अगर हमें हेल्थी रहना है तो। हाँ। तो पीसीओडी बनी थी, और इसमें जो इंसुलिन रेजिस्टेंस पार्ट बना था, ये पार्ट बना था हम जब हम हंटर गैदरर्स थे। हाँ। तो हंटर गैदरर्स थे, तो पुरुष जाता था शिकार करने, औरत रहती थी घर पे, वो उसको बच्चा भी पैदा करना था, बच्चों और बूढ़ों की देखभाल भी करनी थी। तो नेचर में ये म्यूटेशन हुआ जेनेटिक, इस चीज़ को रोकने के लिए कि वो रोज़ प्रेग्नेंट ना हो, बिल्कुल, और उसको फेमाइन से, भूख से उसकी डेथ ना हो। हाँ। तो इसलिए उसकी बॉडी पे इंसुलिन रेजिस्टेंस बना। अच्छा। तब तो इसलिए बना कि खाने की कमी थी, शेल्टर की कमी थी। आज वो सबसे बड़ा पैराडॉक्स है कि ये बीमारी आज तक चल रही है, इतनी बढ़ रही है। अब उसका उल्टा हो गया है, तो इसलिए चल रही है कि अब चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं, तो भी ये बीमारी चल रही है। अच्छा सीमा, ये बताइए कि ये जो भी है, जैसे मैंने जो, मेरा तो बहुत कम नॉलेज है इसको लेके, चूँकि मेडिकल से जुड़ी हुई नहीं हूँ, लेकिन मैंने जो जाना है, तो पीसीओडी या पीसीओएस के जो मरीज़ होते हैं, या जो जिनके में ये पाया जाता है, उनमें इनफर्टिलिटी तो होती ही है, लेकिन मुझे पता चला है कि और भी बीमारियाँ जी, उनके होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो ये क्या सच है? सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आजकल पीसीओडी एक ऐसा टॉपिक है जिस पे महिलाओं से संबंधित जितनी बीमारियां हैं, उसमें सबसे ज़्यादा रिसर्च, सबसे ज़्यादा पब्लिकेशन पीसीओडी पे हुआ है। तो आज हम जो नेट पे चीज़ें पढ़ के अपने को सेल्फ लेबल कर रहे हैं कि हम पीसीओडी हो गया, मुझे पीसीओएस, तो सबसे पहले आपको ये जानना चाहिए कि पीसीओडी में होता क्या है। बिल्कुल। उसके बाद आप इस स्टेज पे आ पाएंगे कि और उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो जाते हैं। तो ये बिल्कुल सही बात है कि कॉमनेस्ट रीज़न ऑफ एन ओवुलेशन एंड इनफर्टिलिटी पीसीओडी है आज की तारीख में। लेकिन पीसीओडी सिर्फ आपकी इनफर्टिलिटी से रिलेटेड होता तो इस पे इतनी चर्चा नहीं होती। मैं एक पीसीओडी एंथुसियास्ट के नाम पे से जानी जाती हूँ। पीसीओडी मेरा पैशन है, मैं बोलती हूँ आई लिव एंड ब्रीथ पीसीओडी, क्योंकि पीसीओडी या पीसीओएस जो बीमारी है वो सिर्फ आपको माँ बनने से नहीं रोक रही है, आपके पीरियड्स को सिर्फ इरेगुलर नहीं कर रही है, आपको ओवरवेट नहीं कर रही है। ये बीमारी आगे चल के आपकी लाइफ में शुगर, ब्लड प्रेशर, हार्ट, कैंसर, स्लीप एपनिया, डिप्रेशन, एंजाइटी, इन सारी बीमारियों की जड़ है। और इसका फ्री ट्रीटमेंट है, 50% कंट्रोल आपके हाथ में है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये बीमारी जिनको होती है, इस बीमारी का जो कॉमनेस्ट लक्षण है वो है पीरियड्स का ओवरड्यू होके आना। हाँ। 80% लोगों को नॉर्मल पीरियड जो साइकिल होता है वो 21 से 35 दिन का होता है। आपके 18 साल के पहले 14 साल मान लीजिए, और 14 साल के ऊपर जब आजकल मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होने की उम्र कम हो गई है, तो इसलिए वो 14 या 15 मान लेते हैं। और उसके ऊपर लड़की को एमसी आने के 3 साल बाद से लेके जब तक वो पेरी मेनोपॉज में जाती है, साइकिल लेंथ 21 से 35 दिन की होती है। अगर आपके पीरियड 21 से 35 दिन में आ रहे हैं, नॉर्मल है। अगर ये पीरियड 45 दिन, 50 दिन, 60 दिन ऐसे बढ़ते जा रहे हैं, उसके साथ आपकी बॉडी पे उन जगहों पे जहाँ पे आपको हेयर नहीं चाहिए, मेल पैटर्न ऑफ हेयर डिस्ट्रीब्यूशन, दाढ़ी मूंछ आने लग जाती है, यहाँ बाल आ रहे हैं, यहाँ बाल आ रहे हैं, ये मिल जा रहा है, इधर बाल आ रहे हैं, उन जगहों पे जहाँ आपको बाल नहीं होने चाहिए वहाँ बाल आ रहे हैं, वो सेकंड लक्षण होता है। पहला लक्षण होता है पीरियड्स का ओवरड्यू होके आना, और तीसरा लक्षण होता है कि आपका अल्ट्रासाउंड करते हैं तो उसमें मैंने जैसा बताया कि ओवरीज में वो। इसके अलावा कोई भी बच्चा जिसका वेट सडनली बढ़ने लग जाए,
हाँ। और वो कंट्रोल ना कर पाए। अभी मतलब एक उम्र होती है कि जब आपका BMR अच्छा होता है, मेटाबॉलिक रेट, आप कुछ दिन परहेज कर लेते हैं, आपका वजन नॉर्मल आ जाता है। इन बच्चों का वो चीज़ गड़बड़ हो जाती है, इनके बाल गिरने लग जाते हैं, यहाँ से बाल गिरने लग जाते हैं, बाकी जगहों पे बाल जहाँ नहीं चाहिए आने लग जाते हैं। ये सारी चीज़ें अगर 3 साइकिल से ज़्यादा आपको पीरियड ओवरड्यू होके आ रहा है, सडन वेट गेन हो रहा है, आपको बहुत सारे हेयर पिंपल्स बड़े बड़े गंदे वाले आ जा रहे हैं, ये सारे मेल हार्मोन एक्सेस की निशानियां हैं, तो आपको डॉक्टर से ज़रूर मिलना चाहिए। आपको PCOS हो सकता है। लेकिन कोई भी लड़की अगर उसकी एज 18 ईयर्स से, इसके लिए गाइडलाइंस आ चुकी हैं, तो उसको ज़बरदस्ती PCOD लेबल करके नहीं बैठना है। वो हाई रिस्क पे है कि इसको PCOD हो सकता है। क्यों? क्योंकि PCOD के बारे में इतना पढ़ पढ़ के वो बच्चा इतना नर्वस हो जाएगा कि वो पहले से अपने को इतनी सारे चीज़ों से जोड़ लेगा। तो इसलिए हम उसको हाई रिस्क इंडेक्स ऑफ सस्पेशन में रखते हैं। एक बार लड़की गायनेकोलॉजिकली मैच्योर होती है, जो कि पीरियड शुरू होने के 8 साल बाद होता है, तब हम इसकी फाइनल डायग्नोसिस करते हैं। तो पीरियड इनफर्टिलिटी इसका कॉमनेस्ट प्रेजेंटेशन होता है हमारी सोसाइटी में। मिसकैरेज सेकंड हो जाता है, थर्ड हो जाता है ये गलत जगह पे बाल और मुहासे होना, एंड आगे चल कर के जब मेनोपॉज के बाद इन 30 क्रॉस करते हुए अराउंड 60% पेशेंट्स PCOD के डायबिटिक हो जाते हैं। और एक बार मेनोपॉज होता है उसके बाद से उनको हार्ट और ब्लड प्रेशर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। आज आपने मेरी चर्चा में सुना होगा कि प्रेगनेंसी होते ही प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, चाहे वो लड़की पतली हो या मोटी हो, अगर PCOD है तो ज़्यादा होता है। तो ये सारे कॉम्प्लिकेशंस उसकी लाइफ में होते हैं। उन सब से वो बच सकती है सिर्फ एक रेगुलर एक्सरसाइज एंड एक प्रॉपर टाइप का डाइट, माइंडफुल ईटिंग करके। अच्छा, तो इसको थोड़ा सा और डिटेल, हम लोग चूँकि अब चर्चा के कंक्लूजन तक जा रहे हैं, तो एक डिटेल में हमको थोड़ा बता दीजिए कि जो PCOD या PCOS के जो भी पेशेंट हैं, उनको डाइट क्या लेनी चाहिए, माइंड को कैसा रखना चाहिए, इसको थोड़ा सा विस्तार में, और ट्रीटमेंट क्या है, और आप लोग ट्रीटमेंट क्या देते हैं? तो जैसा मैंने कहा, ये एक लाइफस्टाइल डिजीज़ है। लाइफस्टाइल डिजीज़ का 50% ट्रीटमेंट आपकी लाइफस्टाइल में छुपा हुआ है। तो आपके लिए, PCOD के पेशेंट के लिए एक्सरसाइज इतना ज़रूरी है जितना बाकी लोग के लिए ब्रश करना और नहाना। वो एक्सरसाइज के लिए कोई एक्सट्रीम चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है कि आपका जिम का सब्सक्रिप्शन लेना ही ज़रूरी है या घर में जिम खोल लेना है। बेस्ट एक्सरसाइज आज की डेट में 10,000 स्टेप्स हैं। अगर हर व्यक्ति अपने उन 10,000 स्टेप्स को अपने फ़ोन पर रिकॉर्ड कर ले, स्मार्ट वॉचेज़ हैं, कहीं भी कर ले, उस 10,000 में 3,000 स्टेप्स जो है आपके वो वॉकिंग से आने चाहिए। वो बिना, और इसमें सारे चोर्स जुड़े हुए हैं, जितना आप हाउस होल्ड चोर्स कर रहे हैं, आप बाहर जा रहे हैं, अपना स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, सब मिला के 10,000 की बात हो रही है। बस उसमें से 3,000 आपको एक ब्रिस्क वॉकिंग के लिए रखना है। उसके अलावा आपको एक्सरसाइज के लिए डांसिंग पसंद है, डांसिंग कर लीजिए, स्विमिंग पसंद है, स्विमिंग कर लीजिए। हमारे जो टीनेजर्स हैं उनको हम नहीं कह सकते 4 बजे उठ के योगा करिए, टहलने जाइए। आपको जब और जिस वक्त मौका मिले, जो फिजिकल एक्टिविटी, आप टेनिस खेल सकते हैं, बैडमिंटन खेल सकते, एनीथिंग, व्हाटएवर यू वांट, आप उस एक फिजिकल एक्टिविटी को चूज़ कीजिए। स्विमिंग बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है, उस पर आप स्टिक करिए। और भोजन में, आपके भोजन में जितना वाइट चीज़ें हैं, चिकनी, जो चीज़ यहाँ से बहुत आराम से नीचे चली जाए, जिह्वा को बहुत ज़्यादा पसंद आए, वो सब मना है। जैसे चीनी यहाँ से आराम से नीचे चली जाती है। चावल, चीनी, आलू, मैं इसी लाइन में बात करती हूँ। आज की तारीख में एक कंट्रोवर्शियल रिसर्च है कि मिल्क, इन पेशेंट्स को हम अभी मिल्क, डेयरी प्रोडक्ट्स मना कर रहे हैं एक्सेप्ट फॉर कर्ड। दही बहुत अच्छा है, लेकिन मिल्क और मिल्क के बाकी प्रोडक्ट्स, उसका रीज़न क्या है कि ये PCOD की बीमारी इन्वायरमेंटल टॉक्सिन से बढ़ती है। अच्छा। ये हम अपने गाय भैंसों को जो इंजेक्शन लगा रहे हैं, और अलग अलग सोर्सेज से हमारी बॉडी में ईस्ट्रोजन जो आ रहा है वो नुकसानदायक होता है। तो अभी हम डेयरी को भी काफ़ी रोक रहे हैं देने के लिए इनको। और तो नॉनवेज, रफिश, जितना रफ है, मोटा अनाज, मिक्स ग्रेन की रोटी बनाइए, वो खाइए। आपको आपके हर खाने में प्रोटीन
और रफिश की मात्रा ज़्यादा, मतलब दाल सब्ज़ी ज़्यादा, चावल रोटी कम होना चाहिए। हर खाने के पहले 1 प्लेट सैलेड आपको खा लेना चाहिए। नेचुरल इंसुलिन सेंसिटाइज़र आपके घर में, आपके किचन में अवेलेबल हैं, उनको अगर आप यूज़ करते हैं तो मैं एक अगर पीसीओडी लेडी की दिनचर्या बताऊं, जो मैं अपने पेशेंट्स को बताती हूं, तो रात को उसको 1 गिलास पानी में 1 चम्मच मेथी को भिगा के रख देना है 2 से 3 दिन, 2 से 3 दिन जीरा भिगा के रख देना है, और छठे दिन 1 गिलास पानी में या 1 कप पानी में 1 इंच का दालचीनी को पका के सिनेमन टी की तरह पीना है। तो जो पानी आप भिगा के वो रख रहे हैं रात में जीरा मेथी, सुबह छान के उस पानी को पी के 30 मिनट्स अपने लिए दीजिए। मैं मी टाइम पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस करती हूँ, फोकस करती हूँ घर वालों के, और मैं उसके लिए आपको 4 बजे भी उठने को नहीं कह रही हूँ। आप जब उठते हैं उस वक्त पहला 25 से 30 मिनट अपने को दीजिए, उस पानी को पी के आप वॉक करके आइए। वॉक करने के बाद अपने घर के हाउस होल्ड चोर्स जो भी आप करते हैं वो सारा कुछ अच्छे से, चौका बर्तन रसोई खाना बनाना खिलाना, वो सब कुछ कर लीजिए। आपका ब्रेकफास्ट 9 to 10 AM के बीच होना चाहिए, जिसमें आप कोई भी रोटी या चावल के साथ हरी सब्जी खा सकते हैं, दही खा सकते हैं। आप अभी नॉन वेजिटेरियन के बारे में पूछ रही थी। विश्व ने इस बात को स्वीकार कर लिया है कि वेजिटेरियन डाइट से बढ़िया डाइट कुछ भी नहीं होती है, स्पेशली एग्स और स्पर्म की क्वालिटी के लिए। एक ही अमेरिका में बहुत बड़ा रिसर्च किया गया जिसमें लाखों पार्टिसिपेंट्स थे, और ये देखा गया कि जिनकी डाइट में दाल और जितने हमारे लेग्यूम्स हैं पिछले 5 से 10 सालों से सुपर फूड कैटेगरी में टॉप कर रहे हैं। तो आपके खाने में दाल, राजमा, छोला, लोबिया, इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए दिन में। उसके अलावा दही खा सकते हैं, और भी जो भी वेजिटेबल्स हैं वो ले सकते हैं। तो सुबह आप अगर नाश्ते में रोटी हरी सब्जी ले सकते हैं, दही के साथ रोटी खा सकते हैं, एग वाइट आप खा सकते हैं, फिश आप जितना मन उतना खा सकते हैं। सबसे मटन आपको बिल्कुल नहीं खाना है, चिकन कभी कभी खा सकते हैं, और अगर आप नहीं रह सकते हैं तो उसकी क्वांटिटी को आपको कम करना है, उसकी फ्रीक्वेंसी। वीक में अगर आप सुबह शाम मटन खाते हैं तो हफ्ते में 1 बार कर दीजिए, इस तरह से करना है। हाँ। और आपके हर खाने में 1 प्रोटीन और सैलेड होना चाहिए। तो आपको सुबह नाश्ते में कोई भी चीज़ 9 से 10, जो लोग 9 से 10 बजे खाना संपूर्ण भोजन करते हैं वो सबसे अच्छे लोग हैं, क्योंकि इंटरमिटेंट फास्टिंग पहले यही होता था, हम लोग पहले यही करते थे। हमारी दादी नानियाँ यही करती थी कि किचन में एक जगह बैठ के एक बार मुंह जूठा कर लें, फिर उनसे कहते रहो तो कहेंगी बार बार मुंह नहीं जूठा। आज उसके लिए हम पैसे दे करके इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं। शाम को 5 बजे के बाद नहीं खाते थे लोग, सूर्यास्त के साथ अभी भी जैनीज बहुत सारे नहीं खाते हैं। तो वो बेस्ट प्रैक्टिस है, जो लोग 9 बजे फुल भोजन दाल चावल रोटी सब्जी खाते हैं तो वो आप खा ले रहे हैं। अगर वो नहीं करते हैं तो नाश्ता ये करिए, फिर खाने के 1 घंटे पहले सैलेड में जो भी सीजनल चीज़ें हैं आपके लोकली अवेलेबल वो खा के फिर खाना खाइए। खाने में या तो चावल खाइए या रोटी खाइए। चावल खा रहे हैं तो उसकी मांड निकाल के, या वो ब्राउन राइस होना चाहिए, और 2 से ज़्यादा रोटी मत खाइए। भूख ज़्यादा लगे तो दाल और सब्जी से पेट भरिए। फिर शाम को 4 साढ़े 4 बजे आप बाकी काम से निपट के घर वालों को खाना वाना दे के आधा घंटा फिर से टहलिए और 10 मिनट प्राणायाम करिए। और रात का भोजन 8 बजे के पहले आपको करना है। जितना जल्दी कर सकते हैं उतना अच्छा है, और उसके भी 1 घंटे पहले आपको सैलड लेना है। तो ये है पूरी दिनचर्या। इसमें अगर सूर्य नमस्कार और प्राणायाम को आप जोड़ते हैं तो उसके बेनिफिट्स वर्ल्ड वाइड प्रूवन हो चुके हैं। कुछ और नहीं तो फिजिकल एंड मेंटल पीस आपको देने वाला। बिल्कुल। अच्छा सीमा, एक लास्ट क्वेश्चन है कि क्या इसके लिए कोई दवा भी है? क्या दवा भी दी जाती है क्या? पीसीओडी को कंट्रोल 2 पार्ट था। मेटाबॉलिक पार्ट हमने इससे कंट्रोल कर लिया है। जो हार्मोनल इम्बैलेंस है बॉडी में, जो उस लड़की के शरीर में आदमियों वाला हार्मोन बढ़ गया है, उसको कंट्रोल हम दवाओं से करते हैं, और वो टेम्परेरी कंट्रोल होता है, वो परमानेंट नहीं होता है, कंटिन्यूअसली नहीं दिया जाता है। अच्छा, ठीक है। अब चर्चा बहुत सार्थक रही और बहुत लोगों को इससे फ़ायदा मिलेगा। दर्शकों, जो ये बीमारी है
बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। लड़कियों और महिलाओं को सतर्क और सचेत रहना होगा। और बात यहाँ बिल्कुल, पे सुनीता बिल्कुल। जी आपसे कहना चाहूँगी, जैसा आपको मैंने शुरू में बताया कि मैं पीसीओडी इंथ्यूजियास्ट या पीसीओडी वॉरियर जो भी कह लीजिए वो हूँ, और मेरी संस्था है पीसीओडी स्टिग्मेटाइज फाउंडेशन, जो इस बीमारी के बारे में लोगों को अवेयरनेस फैलाने के साथ साथ ट्रीटमेंट, राइट काइंड ऑफ लाइफस्टाइल चूज करने में मदद करने की कोशिश कर रही है। इस संस्था का लॉन्च अभी ऑफिशियली हम लोग बहुत जल्दी करने जा रहे हैं, और उसके और मेरा चैनल है जिस पे इस बीमारी के बारे में जितनी डिटेल चाहिए और जो भी वो क्वेश्चन चाहें वो वहाँ पे कर सकते हैं। जी सीमा, तो आपने सुना जो भी इनका फाउंडेशन है, चैनल भी है डॉक्टर सीमा के नाम से, और हाँ स्टिग्मेटाइज हाँ बिल्कुल, हाँ, तो आप दोनों चैनलों को देख सकते हैं, इसके बारे में जान सकते हैं और अधिक जानकारी आपको मिलेगी। और सतर्क रहिए, सचेत रहिए, और मेरे ख्याल से बहुत अच्छी जानकारी मिली है। चाहें तो फाउंडेशन से जुड़ के हमेशा समय पर सलाह ले सकते हैं। तो दर्शकों, हमारी ये चर्चा आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। नमस्कार।